हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक ऐसे सेशन के अंदर जिसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्कशन को जियोपॉलिटिकल एरिया के अंदर लेकर जाएंगे। इस वीडियो के अंदर एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलेटिवली एक वाइड स्प्रेड एरिया हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अभी की करंटली देश के अंदर चल रही कुछ एक्टिविटीज़ पर मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाऊंगा और उससे संबंधित एक्चुअल में जो जानकारी है वो आपको देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव कराने की कोशिश करूंगा, जो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में किसी भी इवेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी। स्लाइड मेरे को सामने भी मैंने ओपन कर रखी है, मुझे भी वहां पर विजिबल है। तो यहाँ पर अच्छे से हर बारीकी से हर सिचुएशन को आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे। तो कल एक न्यूज़ आती है कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक और साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बिलियन डॉलर्स का हम लोन लेने जा रहे हैं। वो है $2.5 बिलियन का लोन। अब सोशल मीडिया पर आपको दो अलग गुट बनते हुए नजर आएंगे। एक कहता है कि देश की जो इकोनॉमी है वो खतरे के अंदर है, दूसरा गुट बोलता है कि ये हमारे देश की जो सरकार है उसका मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिया क्या सच में पैसे के लिए तरस रहा है या फिर ये एक वेल प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। आज की इस सेशन के अंदर हम फैक्ट्स, डेटा, इकोनॉमिक्स के थ्रू इस पूरी की पूरी कहानी को डिकोड करने का काम करेंगे। तो चलिए फिर द $2.5 बिलियन मूव इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे आते हैं। अब हर सिचुएशन को ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये जो बातें उठ रही हैं ये किन मुद्दों पर उठ रही हैं और उनको लेकर आपको किन किन बातों के बारे में एक्चुअली में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक मिथ को मैं यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करूंगा। न्यूज़ देखते ही लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि लोन का मतलब कोई दिक्कत चल रही है। मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए बैंक के अंदर पड़े हैं, फिर भी अगर आप बैंक से 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर लोन दे दें तो आप उस पैसे से लगभग 12% का रिटर्न लेकर वहां से और अच्छा काम निकाल सकते हैं ना। मतलब आपके पास पैसे हैं, अगर आपको बैंक और पैसा दे दे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन आपको पता है कि 5% के वो इंटरेस्ट से ज्यादा तो मैं 12% का रिटर्न मार्केट से निकाल लूंगा, तो लोन लेना बेवकूफ़ी है आप मुझे बताइए या फिर एक स्मार्टनेस है? एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। इंडिया कोई इमरजेंसी बेल आउट नहीं ले रहा है यहाँ पर। ये पहले से अवेलेबल हमारे पास एक क्रेडिट की फैसिलिटी है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की जो सुविधा थी अब सरकार वही करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब कैसे कैसे सिचुएशन है वो एक बार आप लोगों को जाननी जरूरी है कि इस सिचुएशन के अंदर जो मुद्दा है वो बड़ा होता हुआ आखिरकार क्यों नजर आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके सामने स्लाइड पर नजर आ रहा है। जब लोग लोन सुनते हैं ना तो उनको एक ही चीज नजर आती है, आईएमएफ। और इस आईएमएफ का नाम सुनते ही लोगों को 1991 की पिक्चर नजर आने लगती है। लेकिन आईएमएफ और जो विश्व बैंक है वो सेम चीजें नहीं है। आईएमएफ तब आता है जब जो इकोनॉमी होती है ना वो आईसीयू के अंदर पड़ी हो। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक तब आते हैं जब अर्थव्यवस्था को ग्रोथ एक्सेलरेट करनी हो। अब एक ये डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड नहीं है, ये दूसरा एक आपका फिटनेस ट्रेनर के रूप में नजर आ रहा है। दोनों हेल्थ से जुड़े हुए हैं पर रोल दोनों के अलग अलग है। तो इसीलिए कंक्लूजन ये है कि इंडिया इज नॉट फेसिंग अ 1991 टाइप का क्राइसिस। इसलिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, आईएमएफ वाले जो बेल आउट है उस लोन को या उस अमाउंट को लेने से दोनों जो बातें हैं वो एकदम डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर और करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहां पर ना एक मैंने इफेक्ट आप लोगों को बताया है। जैसे अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन या फिर इस ज़रूरत को पढ़ना क्यों ज़रूरी हुआ। देखो आंसर मिलता है, जो वेस्ट एशिया के अंदर अभी करंटली आपको क्राइसिस नज़र आ रहे हैं। इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रेड सी के अंदर आपको डिसरप्शंस नज़र आ रहे हैं, जो शिपिंग रूट्स हैं वहाँ पर प्रेशर बना हुआ है और रिजल्ट
ग्लोबल एनर्जी के प्राइसेस जो है वहां पर एकदम खड़बड़ी मची हुई है। इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करता है, मतलब दुनिया में आप ऐसे मान लीजिएगा जब फ्यूल महंगा होगा तो उसका बिल इंडिया को ही तो भरना पड़ेगा ना। तो यहां पर ये पूरा फ्लो समझिए कि वेस्ट एशिया के अंदर आपको कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, एशिया हजबुल्ला ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरी तरफ आपको लाल सागर जो हॉर्मुज वाला स्ट्रेट है वहां पर डिसरप्शंस नजर आ रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल एनर्जी एंड शिपिंग प्राइसेस के अंदर आपको बढ़ोतरी नजर आ रही है। एंड आगे चल के ये सिचुएशन किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही है? इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर अंतर डाल रही है। तो ये क्लियर? अच्छा जी, तो फिर इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमने जो अभी तरीका अपनाया है उसमें हमें कौन कौन से खतरे नजर आ रहे हैं। देखो, पहले आपके सामने मैंने यहां पर लिखा है खतरा नंबर 1। प्रॉब्लम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है ये सारी चीज़ें देखने के बाद। अब सब जानते हैं कि जो किसान है उनको यूरिया फिक्स्ड प्राइसेस पर मिलता है, लेकिन यूरिया बनता किससे है? नेचुरल गैस से। अगर नेचुरल गैस ही महंगी हो गई तो फार्मर से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता ना, तो पूरा बर्डन कौन उठाती है? पूरा बर्डन सरकार उठाती है। और यही सब्सिडी बिल आपको एक्सप्लोड करता है, आपके ऊपर बोझ डालता है। आपको यहां पर मैंने डेटा भी इंक्लूड करके बताया होगा कि बजट का जो एस्टिमेशन था वो लगभग कितना था? 1.7 करोड़ था। लेकिन यहां पर जो करंट आपका एक्सपेक्टेड रियलिटी सामने नजर आ रही है वो कितने की नजर आ रही है? 3.4 लाख करोड़ रुपए की नजर आ रही है। तो कई बार एस्टिमेट को डबल तक बर्डन पड़ सकता है। कब? जब ये वाली जो सिचुएशन अभी मैंने बताई, इस सिचुएशन के अंदर। दूसरी चीज जिससे हमारे ऊपर एक दोहरा प्रभाव पड़ रहा है, दोहरा आघात पड़ रहा है, फूड और फ्यूल। अब सरकार के साथ ये डबल प्रॉब्लम कैसे? एक तरफ तो जो फूड सब्सिडी है वो बढ़ रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना पड़ सकता है, वो वाली सिचुएशन है। मतलब खर्चा बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है। तो अगर बिजनेस वाली लैंग्वेज में सिचुएशन को हम समझें तो एक कैश फ्लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? आपके खर्चे बढ़ गए लेकिन कमाई इसकी सिचुएशन के अंदर आकर आपकी कम हो गई। अब रास्ते क्या हैं? 3 रास्ते यहां पर आप लोगों के सामने अभी मैंने मेंशन कर रखे हैं सरकार के पास इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और कौन कौन से ऑप्शन थे? अब मान लो कि आप में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास क्या ऑप्शन ऐसे सिचुएशन में बढ़ता? पहला कि आप टैक्स बढ़ा दो जिससे कि पब्लिक नाराज हो जाएगी, इससे ग्रोथ स्लो होगी। दूसरा, देश के अंदर से और लोन ले लो, लेकिन उसके भी आपको साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या था? आप वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे जहां पर आपको लो इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है, आपको पे करने के लिए यानी कि रिपेमेंट के लिए आपको ज्यादा समय दिया गया है, वहां का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल है। और इसी वजह से सरकार ने तीसरा वाला रास्ता सुना। तो यहां पर ये जो तीसरा वाला आउटफ्लो है, मल्टीलेटरल बैंक्स, द ऑप्टिमल चॉइस, लो इंटरेस्ट रेट्स, लॉन्ग रिपेमेंट टाइमलाइंस, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स, बोनस, टेक्निकल सपोर्ट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट। तो ये वाली सिचुएशन, ये तीसरा रास्ता सरकार को यहां पर चूज करना सही लगा। अब इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार हम चेक करेंगे ये वाली स्लाइड के अंदर। इसको अच्छे से एक बार आप अगर देख सकते हैं तो ये वाली सिचुएशन ना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर आप यूपीएससी से संबंधित हैं, आप एसएससी से हैं, या फिर आप इकोनॉमिक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता हो। मान लो इकोनॉमी में 100 रुपये अवेलेबल है, सरकार उसमें से 75 रुपये उठा ले, प्राइवेट कंपनी के पास कितना बचेगा? प्राइवेट कंपनी के पास आपको ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 75 काट लेंगे अगर हम 100 में से, तो 25 नजर आएगा। फिर रिलायंस, टाटा, स्टार्टअप्स सबको महंगा लोन मिलेगा, इससे एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा देश का, जिससे हमारे देश की जो जीडीपी है वो आपका सफर करेगी। तो ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन मैंने यहाँ पर बताई ना कि प्राइवेट सेक्टर के पास बचा हुआ जो 25% था और जो सरकार इस सिचुएशन को लड़ने के लिए 75% फंड यूज कर गई, तो ये वाले 25% से तो पूरा देश एक तरीके से स्लो डाउन हो जाता ना। तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पर ये चाहा कि डोमेस्टिक जो मनी है वो प्राइवेट सेक्टर यूज करे और सरकार जितने भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन है उनसे जाकर रो ले ले। अब यहां पर जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, यानी कि वो पार्टनर्स जो हमारे साथ आए इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करने के लिए, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है ना कि इंडिया वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया का आप फाउंडिंग मेंबर वाला रूप देखते हैं।
और पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, ग्रीन एनर्जी और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं उसमें हमारी फंडिंग इन इंस्टीट्यूशन से चल रही है। आप ये फिगर्स देख सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइंट ग्लोबली। कमिटमेंट जहां पर आपको 8 से 10 बिलियन डॉलर का एनुअली दिया जा रहा है ओवर 5 ईयर्स, जो कि जॉब्स, अर्बन देव, क्लाइमेट जैसी चीजों पर आपका निर्भर है। मतलब रिलेशनशिप हमारा इनके साथ पुराना है, हमारा ट्रस्ट पुराना है, हमारा प्रोसेस रूटीन में इनके साथ रहता है। तो अब ये जो लोन लेने वाली सिचुएशन है उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सबसे बड़ा जो ये मिथ अभी मार्केट के अंदर चल रहा है कि लोन लेना मतलब वीकनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंबानी, टाटा, अडानी सबके पास कैश होता है, फिर भी वो लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट बोरोविंग ग्रोथ को तेज करती है, एक्सलरेट करती है। और यही सेम लॉजिक जो नेशंस है उनके ऊपर भी अप्लाई करता है। ये पूरा का पूरा वैक्स मैंने बनाया है। वर्ल्ड बैंक recently declared India the fastest growing major economy which is at 7.6% growth. Fiscal consolidation is completely on track. ये उनकी टिप्पणियां हैं। वर्ल्ड बैंक खुद इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बता चुका है। अब असली असर इस पूरी सिचुएशन का किसके ऊपर आने वाला है, एक बार इस पर थोड़ा सा डिस्कशन होना जरूरी है। बैलेंस्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फायदे क्या हैं इस पूरी सिचुएशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश के अंदर चल रहे हैं वो नहीं रुकेंगे, जो वेलफेयर स्कीम्स चलती रहती हैं वो चलती रहेंगी। चीप फाइनेंसिंग हमारे देश के अंदर प्रोवाइडेड होगी, लेकिन रिस्क भी है इसके। डॉलर स्ट्रांग हुआ, हमारा जो पैसा है, जो रुपी है, वो वीक हुआ। तो इससे क्या होता है ना, जो रिपेमेंट होता है, जब हम दोबारा से उनका जाकर भुगतान करते हैं, रिपेमेंट करते हैं, वो हमें महंगा पड़ सकता है। और इससे हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो भी बढ़ता है। ऑब्वियसली अगर किसी से लोन लेगो तो एक्सटर्नल डेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में हर डिसीजन पर आपको प्रोज और कॉन्स नजर आते हैं। ये दो बैलेंसेस मैंने बताए। एक तरफ मैंने इसके फायदे आपको बताए, प्रोटेक्ट कर रहा है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को, सरकार को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा काटकर सब्सिडी में नहीं डालना पड़ेगा। इंश्योर करेंगे इसी अगर फंडिंग होगी तो हम वेलफेयर प्रोग्राम्स को स्मूथली चलाने में कर पाएंगे। और कौन इसके ये हैं कि करेंसी रिस्क जो मैंने बताया कि हमारा रुपये वीक होगा तो रिपेमेंट के टाइम में हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। एड्स डायरेक्टली टू एक्सटर्नल डेट, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट कि भाई हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमारा जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ नजर आए। एंड रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये वाली बातें नजर आती हैं कि हम फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक फाइनल डिस्कशन और कर लेते हैं, यानी कि फाइनल वर्डिक्ट ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है। क्या इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में है? नहीं ना। क्या IMF स्टाइल का ये बेल आउट था जो अभी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया? नहीं। क्या ये कैलकुलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल। गवर्नमेंट इसेंशियली जो ग्लोबली जो शॉक्स हमारे ऊपर पड़ रहे हैं उसके पड़ने वाले प्रभाव को कम करना चाहती है, अब्जॉर्ब करना चाहती है, ताकि ग्रोथ भी बनी रहे, सब्सिडीज भी चलती रहे और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी डिस्टरबेंस ना हो। तो एक लाइन में हमारा आंसर क्या रहेगा? घबराने की बात नहीं, ये आर्थिक विकास की एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। द प्रोपोज्ड वर्ल्ड बैंक EDB बोरोविंग अपीयर्स टू बी फिस्कल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि उद्देश्य ये कर रही है कि ग्रोथ और वेलफेयर पर होने वाली स्पेंडिंग को वो प्रोटेक्ट कर पाएगी इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम में, रादर देन के वो एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का चिन्ह हो। तो आई होप ये जो डिस्कशन अभी हमने यहाँ पर किया आप लोगों को पसंद आया होगा। इस लोन जहाँ पर भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ये चर्चा चल रही थी।